दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है पिताजी और कामवाली का रोमांस। फिर प्रोफेसर ने नाश्ता और चाय लिया। गंगा बगल में ही बैठी थी पहले की तरह और टेबल पर गाना भी बज रहा था। गंगा बोली, आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक गाने सुनने लगे हैं। विमला मैडम के समय ऐसे नहीं थे। उन्होंने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अभी तुमने मेरा रोमांस देखा कहाँ है? गंगा बोली, वह भी देख लूंगी समय आने पर। फिलहाल कुछ पैसे दीजिए राशन पानी के लिए। प्रोफेसर ने 500 के 4 नोट उसे देते हुए कहा, इसे रखो। खत्म होने के पहले ही और मांग लेना। हाँ, कोई और भी जरूरत हो तो निसंकोच बताना। गंगा बोली, जानवी बेटी के लिए कुछ किताबें और कपड़े चाहिए थे। उन्होंने 2000 रुपए का नोट उसको देते हुए कहा, जानवी की पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, आगे उसकी चिंता मत करना। कुछ देर बाद गंगा बोली, मैं आपका खाना पीना दोनों टाइम का रखकर जरा जल्दी जा रही हूँ। बेटी के लिए खरीदारी करनी है। प्रोफेसर ने कहा, जाओ, पर एक बार गले तो मिल लो, और हाँ, मैडम की अलमारी से एक दो अपनी पसंद की साड़ियां ले लो। अब तो यहाँ इसको पहनने वाला कोई नहीं है। गंगा ने अलमारी से 2 अच्छी साड़ियां और मैचिंग पेटीकोट निकाले, फिर उनसे गले मिलकर चली गई। अगले दिन गंगा विमला के कपड़े पहनकर आई थी। सुबह का नाश्ता पानी हुआ पहले की तरह, फिर उसने लंच भी बनाकर रख दिया और अब फ्री थी। प्रोफेसर बेडरूम में लेटे लेटे अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे। उन्होंने गंगा से 2 कॉफी लेकर बेडरूम में आने को कहा। दोनों ने साथ ही बेड पर बैठे बैठे कॉफी पी थी। इसके बाद प्रोफेसर ने उसे बाहों में जकड़कर पहली बार किस किया और कुछ देर दोनों आलिंगनबद्ध थे। उनके रेगिस्तान जैसे तपते होंठ एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। दोनों के उन्माद चरमसीमा लांघने को तत्पर थे। गंगा ने भी कोई विरोध नहीं किया, उसे भी वर्षों बाद मर्द का इतना सामीप्य मिला था। अब गंगा घर में गृहिणी की तरह रहने लगी थी। विमला के जो भी कपड़े चाहिए थे उसे इस्तेमाल करने की छूट थी। ड्रेसिंग टेबल से पाउडर क्रीम जो भी चाहिए वह लेने के लिए स्वतंत्र थी। कुछ दिनों बाद संदीप बेटे का फोन पर वीडियो कॉल आया। गंगा घर में विमला की साड़ी पहने थी। प्रोफेसर की बहू रानू ने भी एक ही झलक में सास की साड़ी पहचान ली थी। औरतों की नजर इन सब चीजों में पैनी होती है। गंगा ने उसे नमस्ते भी किया था। रानू ने देखा कि कामवाली और उसके ससुर दोनों पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश और तरोताजा लग रहे थे। बात खत्म होने के बाद रानू ने अपने पति संदीप से कहा, तुमने गौर किया, गंगा ने मम्मी की साड़ी पहनी थी और पहले की तुलना में ज्यादा खुश मिजाज और सजी संवरी लग रही थी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। संदीप बोला, तुम औरतों का स्वभाव ही शक करने का होता है। पापा ने मम्मी की पुरानी साड़ी उसे दे दी तो इसमें क्या गलत है? और पापा खुश हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है ना? इतना ही नहीं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया और जल्दी ही कॉल समाप्त कर देना चाहते थे। इस बात को उनके बेटे और बहू दोनों ने महसूस किया था। कुछ दिनों बाद बेटे ने पापा को फोन कर व्हाट्सएप पर वीडियो पर आने को कहा और फिर बोला, पापा थोड़ा पूरा घर दिखाए। देखे तो मम्मी के जाने के बाद अब घर ठीक ठाक है कि नहीं। प्रोफेसर ने पूरा घर घूमकर दिखाया और कहा, देखो, घर बिल्कुल ठीक ठाक है। गंगा सब चीजों का ख्याल ठीक से रखती है। संदीप बोला, हाँ पापा, वह तो देख रहे हैं। अच्छी बात है। मम्मी के जाने के बाद अब आपका दिल लग गया घर में। जब प्रोफेसर कैमरे से पूरा घर दिखा रहे थे तब बहू बेटे दोनों ने गंगा को मम्मी की दूसरी साड़ी में देखा था। इतना ही नहीं, बेड पर भी मम्मी की एक साड़ी बिखरी पड़ी थी। तब रानू ने संदीप से पूछा, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। संदीप बोला, हाँ, अब तो मुझे भी कुछ शक होने लगा है।
खुद जाकर देखना होगा, तभी तसल्ली मिलेगी। इधर कुछ दिनों के लिए गंगा की बेटी किसी रिश्तेदार के साथ अपने ननिहाल गई हुई थी। तब दोनों ने इसका भरपूर लाभ उठाया था। पहले तो गंगा डिनर टेबल पर सजाकर शाम के पहले ही घर चली जाती थी। प्रोफेसर ने कहा, जानवी जब तक ननिहाल से लौट कर नहीं आती है, तुम रात को भी यही साथ में खाना खाकर चली जाना। आज रात 8 बजे की गाड़ी से जानवी लौटने वाली थी। गंगा ने उसे प्रोफेसर साहब के घर ही आने को कहा था क्योंकि चाबी उसी के पास थी। इधर संदीप ने भी अचानक घर आकर सरप्राइज चेकिंग करने का प्रोग्राम बनाया था। उसकी गाड़ी भी आज शाम को पहुंच रही थी। अभी 8 बजने में कुछ देर थी। प्रोफेसर और गंगा दोनों घर में अपना रोमांस कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने कहा, रुको, मैं देखता हूं। शायद जानवी होगी। और उन्होंने लुंगी की गांठ बांधते हुए दरवाजा खोला तो सामने बेटे को खड़ा देखा। कुछ पलों के लिए दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रहे थे, फिर उन्होंने संदीप को अंदर आने को कहा। तब तक गंगा भी साड़ी ठीक करते हुए बेडरूम से निकली जिसे संदीप ने देख लिया था। गंगा बोली, आज दिन में नहीं आ सकी थी तो शाम को खाना बनाने आई हूँ। थोड़ी देर हो गई है, आप दोनों चलकर खाना खा लें। खैर, बाप बेटे दोनों ने खाना खाया। तब तक जानवी भी आ गई थी। गंगा अपनी बेटी के साथ लौट गई थी। रात भर संदीप को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। अब उसको भी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया था। अगले दिन सुबह जब प्रोफेसर साहब मॉर्निंग वॉक पर गए थे, संदीप ने उनके बेडरूम का मुआयना किया। उनके बाथरूम में गया तो देखा कि बाथटब में एक ब्रा पड़ी थी और मम्मी की एक साड़ी भी वहां हैंगर पर लटक रही थी। उसका खून गुस्से से खोलने लगा था। उसने सोचा, यह तो घोर अनैतिकता हुई और मम्मी की आत्मा से छल हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा, पापा से खरी खरी बात करेगा। गंगा तो सुबह बेटी को स्कूल भेजकर 8 बजे के बाद ही आती थी। उसके पहले जब प्रोफेसर साहब वॉक से लौटकर आए तो बेटे ने कहा, पापा, आप मेरे साथ इधर बैठिए, आपसे जरूरी बात करनी है। वे बैठ गए और बोले, हाँ बोलो बेटा। संदीप बोला, गंगा इस घर में किस हैसियत से रह रही है? आपके बाथरूम में ब्रा कहाँ से आए और मम्मी की साड़ी वहां क्यों है? मम्मी की साड़ियों में मैंने और रानू दोनों ने गंगा को बार बार वीडियो कॉल पर देखा है। मम्मी की ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप के सामान क्यों पड़े हैं? इन सब का क्या मतलब है? प्रोफेसर साहब को बेटे से इतने सारे सवालों की उम्मीद न थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब संदीप ने गरजते हुए कहा, पापा बोलिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि गंगा सिर्फ कामवाली ही नहीं है, वह मेरी मम्मी की जगह लेने जा रही है। प्रोफेसर साहब तैश में आ चुके थे। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, तुम्हारी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता है। पर क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? संदीप बोला, यह तो हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप हमारे यहाँ आकर मन लगाएं। पोता पोती और बहू हम सब आपको खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। भूखा रहकर कोई खुश नहीं रह सकता है, वे बोले। बेटा बोला, आपको भूखा रहने का सवाल कहाँ है? प्रोफेसर साहब बोले, खुश रहने के लिए पेट की भूख मिटाना ही काफी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं भी मर्द हूँ। तुम्हारी माँ लगभग पिछले 3 सालों से बीमार चल रही थी। मैं अपनी इच्छाओं का दमन करता रहा हूँ। अब उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी नहीं चाहिए। और मैंने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की है। जो हुआ, दोनों की सहमति से हुआ। एक ही सांस में इतना कुछ बोल गए वे। संदीप बोला, इसका मतलब मैं जो समझ रहा था वह सही है। पर 70 साल की उम्र में यह सब शोभा नहीं देता। प्रोफेसर साहब बोले, तुम्हें जो भी लगे। जहां तक बुढ़ापे का सवाल है, मैं अभी अपने को बुरा नहीं महसूस करता हूँ।
मैं अभी भी बाकी जीवन उन्मुक्त होकर जीना चाहता हूँ। संदीप बोला, ठीक है, आप हम लोगों की तरफ से मुक्त हैं। आज के बाद हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और संदीप ने अपना बैग उठाया, वापस चल पड़ा। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। संदीप दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल पड़ा था। गंगा आई थी। वह कुछ पलों तक बाहर खड़े खड़े संदीप को जाते देखते रही थी। तब प्रोफेसर साहब ने हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया था। फिर उसे बाहों में कसकर जकड़ लिया और कहा, आज मैं आजाद हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।